नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जंतर मंतर में काल गणना। मध्य प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का केंद्र बिंदु है और ज्योतिषी काल गणना का केंद्र महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश का केंद्रक है। इसी उज्जैन के निकट स्थित डोंगला गांव अब विश्व के नक्शे पर अपना स्थान बनाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ वराहमिहिर को समर्पित एक खगोलीय वेधशाला बनाई गई है, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं। ये जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा के बाद देश का छठा जंतर मंतर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था, जिन्होंने जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएं बनाई थीं। इन वेधशालाओं का मुख्य उद्देश्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना और समय की गणना करना था। अब डोंगला में स्थित जंतर मंतर एक आधुनिक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक खगोलीय उपकरणों का मिश्रण है। यहाँ एक प्लेन वेव दूरबीन भी है, जो खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए उपयोग की जाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इस वेधशाला का लोकार्पण करने वाले हैं। आज इसी वेधशाला पर चर्चा करते हुए जानेंगे कि वेधशालाओं का उपयोग ज्योतिष और खगोल विज्ञान कैसे कर सकते हैं और काल गणना का महत्व क्या है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। महाकाल की नगरी उज्जैन अब खगोल शास्त्रियों का तीर्थ भी बनने जा रही है। उज्जैन के पास डोंगला गांव में देश की छठी वेधशाला तैयार है। इस स्थान पर हर साल 21 जून को दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें इतनी लंबवत होती है कि छाया तक नहीं बनती। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम डोंगरा में स्थापित इस प्रदेश की प्रथम अत्याधुनिक वेधशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य डोंगला को खगोल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करना है। डोंगला के वेधशाला परिसर में स्थित 0.5 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया है, जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता, विद्यार्थी, खगोलविद और जन सामान्य तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का अवलोकन कर सकते हैं। अपनी खगोलीय विशेषता के कारण डोंगला को भारत के नए टाइम रेफरेंस पॉइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। शून्य छाया बिंदु की गणना के लिए यहाँ देश भर से खगोल शास्त्री, पंचांगकार, वैज्ञानिक और छात्रों का मेला लगता है। वैज्ञानिक विधि से समय और काल निर्धारण किया जाता है, जो पंचांग में उपयोग होता है। अब यहाँ 50 बीघा में वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला तैयार है। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा के बाद डोंगला को देश का छठा जंतर मंतर कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ 20 इंच व्यास की प्लेन वेव दूरबीन लगी है, जो सौर मंडल से लेकर सुदूर तारों तक की निगरानी कर सकती है। यह प्रदेश की सबसे लंबी दूरबीन है। यहाँ 200 सीट वाला आधुनिक ऑडिटोरियम है। साथ ही चिंतक मोरोपंत पिंगले की प्रेरणा से स्थापित सरस्वती विद्या मंदिर में प्राथमिक कक्षाओं से ही खगोल विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जल्द ही कर्क राजेश्वर मंदिर की स्थापना होगी और नक्षत्र वाटिका का विकास जैसी योजनाएं पूरी होंगी, जिससे डोंगला न केवल खगोल विज्ञान का बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ध्रुव भी बन सके। डोंगला अब राष्ट्रीय पंचांग निर्माण का मानक केंद्र है। यहाँ से हर साल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तिथियां और त्योहार तय किए जाते हैं। महाराष्ट्र में प्रचलित काल निर्णय कैलेंडर और अन्य पंचांग भी उज्जैन मेरिडियन को आधार मानते हैं। इस वेधशाला में शंकु यंत्र, भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, भास्कर यंत्र भी बनाए गए हैं। तो इंदौर खगोल शास्त्रियों का तीर्थ बनने जा रहा है और डोंगला गांव में देश की छठी वेधशाला, जिसका लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसका लोकार्पण करेंगे और काल गणना के लिए ये जंतर मंतर है। अलग अलग जगहों पर भी है, लेकिन अब उज्जैन में भी ये डोंगला गांव में छठा वेधशाला होगी, जिसका लोकार्पण होने जा रहा है। डोंगला में 21 जून को गुम होती है परछाई, ये भी एक सत्य है। 21 जून को यहाँ पर परछाई नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया का हृदय है, सेंटर, जहां पर आप देखिए, आप अगर
साइंस के मुताबिक भी देखें तो आप किसी भी पेंसिल को रखें और चारों तरफ से लाइट दे दे तो उसकी परछाई नहीं होती। इट मींस मध्य प्रदेश इज अ हार्ट, और उसके बाद अगर सन ऊपर आता है 21 जून को तो फिर परछाई नहीं दिखती है, ये लॉजिक है। और इसके अलावा देखें तो किरणें लंबवत होने से भी छाया नहीं दिखती है, जैसे कि मैंने जिक्र किया। खगोल शास्त्र में इसे शून्य छाया बिंदु कहते हैं। तो कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जिनको आज हम चर्चा में लेकर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोशिशें हो रही हैं, खगोल शास्त्रियों का जो तीर्थ बनने जा रहा है अब उज्जैन का डोंगला गांव, ये कितना बेहतरीन होने जा रहा है और इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। दीपक द्विवेदी जी वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको। जंतर मंतर और ये छठी वेधशाला होगी डोंगला गाँव में, इसे आप कैसे देखते हैं, इसके क्या फायदे होने जा रहे हैं? और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, 21 जून वो दिन होता है जहां पर घर पर परछाई नहीं दिखाई देती है, क्या बताएंगे आप? वेधशाला क्या है और ये खगोल शास्त्रीय अगर नजरिए से हम देखें तो ये बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा सेंटर स्थापित है, पूर्व से भी रिसर्च के तौर पे देखा जाए, और आज मुख्यमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय इतिहास का, क्योंकि वेदांग ज्योतिष की अगर बात करें या हमारे वेदों के बारे में बात करें, इन सभी में परमाणु, अणु और पदार्थ की अवधारणाएं वैदिक युग से ही रही हैं। और ये अवधारणाएं न केवल जीवन के साथ में जुड़ी हैं, बल्कि हमारे अंतरिक्ष, पर्यावरण, पृथ्वी सबको केंद्रित करते हुए चलती रही हैं। तो ज्योतिष का साथ साथ में खगोलीय केंद्र जो ये स्थापित हुआ है, ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है भारतीय रिसर्च के तौर पे और भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पे स्थापित करने के लिए। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे परछाई नहीं बनती है, तो जैसे मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और वो स्थान जहाँ पर वेधशाला निर्मित हो रही है वहां पर कर्क रेखा का केंद्र है। और ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। तो जैसे 23.5 डिग्री के उत्तर में अगर हम बात करें तो कर्क रेखा का केंद्र वहां पर बनता है, और जो आपने दिनांक बताया 21 जून, उस दिनांक में परछाई लंबवत, सूर्य लंबवत स्थिति में रहता है और परछाई वहां पर नहीं बनती है। तो रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर वो स्थापित हो रहा है, और हमें बड़ी खुशी है, वैज्ञानिकों को बड़ी खुशी है कि आगे आने वाले समय में ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम विश्व पटल पर इस तरह के रिसर्च में स्थापित होने जाएगा। बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान के लिए जो डोंगला वेधशाला है, इस तरह की और भी प्राचीन खगोल परंपराओं का पुनरुद्धार, ये आधुनिक विज्ञान के लिए कितना जरूरी है? इससे क्या हम वैज्ञानिक नजरिए से सीखेंगे? देखिए, आधुनिक विज्ञान आज पूरा का पूरा दुनिया देखा जाए तो पृथ्वी और अंतरिक्ष पर केंद्रित हो गई है। हम अपने आप को ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम अन्य ग्रहों पर अपना स्थान बना ले। लेकिन हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जैसे एक श्लोक है ऋग्वेदिका की, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्यस्य ए सप्ता, मतलब सूर्य के समान अन्य सूर्य, जो अभी जिस सूर्य को हम जानते हैं और वो पृथ्वी के चारों तरफ मतलब हम पृथ्वी घूम रही है, और हमारे जो नक्षत्र हैं और जो हमारे ग्रह हैं, इस तरह के कितने सारे नाना सूर्य, मतलब कई प्रकार के सूर्य ऑलरेडी स्थापित हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारा रिसर्च है, वो ये इस तरफ जा रहा है कि हम किन किन अलग अलग विधाओं को, परिस्थितियों को और परिस्थितिजन्य चीजों को अध्ययन करें, और उसका क्या पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे जीवन पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सब उन्हीं अध्ययन और रिसर्च के माध्यम से पता चलेगा। जैसे स्पेसएक्स अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो सैटेलाइट और रिसर्च पे भी काम कर रही है, वो हमारे वेदों के माध्यम से ही, और इवन दो नासा हमारे वेदों पे लिखे हुए सूत्रों के माध्यम से ही कई सारे ऐसे रिसर्च को एस्टेब्लिश किया है जिनको आज हम मतलब मॉडर्न साइंस में देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। पंडित अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। पंडित जी, ये एक ऐसे, जैसे मैंने आधुनिक विज्ञान का भी जिक्र किया और दीपक जी ने भी ग्रह नक्षत्रों का भी जिक्र किया, तो फिर बारी आ जाती है कि आपसे बातचीत हो जाए। उज्जैन की डोंगला वेधशाला जैसी जगह है जहाँ प्राचीन समय में तिथि, पर्व, शुभ मुहूर्त कैसे ये तय करते थे, और आज के इस दौर में जब हम इसे आधुनिक विज्ञान के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, ये खगोल शास्त्रियों के लिए जो तीर्थ बनने जा रहा है, ये ज्योतिष की नजर से कितना महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और
बात करते हैं, आपने पूछा प्राचीन काल में कैसे करते थे, तो हमारे यहाँ जो गणनाएं होती थी, देखिए ये विज्ञान बहुत पुराना है और जी। आज का नहीं है। इसमें आप देखिए कि प्राचीन काल में पंचांग बनाए जाते थे हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ग्रहों की गणना कर लेते थे। आप देखिए कि केवल अपनी सूक्ष्म आंखों से वो इस बात को देख लेते थे कि अमुक नक्षत्र में अमुक ग्रह प्रवेश कर रहा है। और आप न केवल प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमारे यहाँ आज भी 100 साला पंचांग बनाया जाता है। देखिए आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आज स्थापित हो रही हैं, लेकिन आप पुराना पढ़ लें, हर साल बनारस में, उज्जैन में और जो भी हमारे यहाँ प्रयागराज में अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जो वैज्ञानिक के रूप में पंडित विराजमान थे, ऋषि मुनि विराजमान थे, वो बना लिया करते थे कि कब कहां पर होगा। सबसे बड़ा उदाहरण जो मिलता है वो महाभारत काल में मिलता है। जैसा हम सभी जानते हैं, जब जयद्रथ का वध होने वाला था उस दिन सूर्य ग्रहण था, तो आप देखिए कि सूर्य छुपा, बाकायदा छुप गया और रात हो गई। और जैसे ही सूर्य निकला, भगवान ने कहा मार दो इसको, तो तत्काल मरे। महाभारत काल में एक और घटना आती है कि सारे ग्रह, जब महाभारत हो रहा था, सारे ग्रह एक ही राशि में थे, यानी एक ही सीध में थे। इसके अलावा आज भी यदि आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम के जन्म की जो तिथियां हैं वही तिथियां हैं। आज भी आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन ही आती है, जो बड़े तीर्थ हैं। भरली नवमी की तिथि को ही आएगी। श्रावण मास जो भगवान शिव का प्रिय महीना है, जो अभी प्रारंभ होगा, वो श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है, श्रवण नक्षत्र से समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि प्राचीन काल से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पंडित हैं, वो सारे लोग इनकी गणना करते थे। आज बात डोंगला की कर लेते हैं। तो बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कर्क रेखा के आसपास जहां आप सांची से, मध्य प्रदेश में जो सांची में खासतौर से आप कभी सांची स्तूप गए होंगे, तो रोड पे आपको कर्क रेखा का एक साइन मिला होगा। वहां से लेके उज्जैन। जी पंडित जी को फोन लाइन पर भी कनेक्ट कर लीजिए। पंडित जी का वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोशिश करेंगे पंडित जी कर्क रेखा जाती है और निसंदेह डोंगला एक बहुत अच्छी जगह है। जी, जी। और आज स्थापित नहीं। जी पंडित जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं आपको फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ साथ में, ताकि आपकी वॉइस क्लियरली चली जाए। मैं लौट होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज हम इस डिजिटल युग में है, जब मोबाइल में कैलेंडर है, टाइम हमें घड़ी में दिख जाता है, मोबाइल में दिख जाता है द्विवेदी जी, तो आज के इस डिजिटल युग में पंचांग की हम बात करें, खगोलीय घटनाओं की हम बात करें, इनकी गणना में ऐसी वेधशालाएं कितनी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से निकली हुई, जैसे अभी तारीखों और पंचांग और कैलेंडर्स का जिक्र हो रहा है, तो ये कितने सटीक बैठते हैं आज के दौर में? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, किसी भी रिसर्च की क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे कि हम स्पेस के रिसर्च की बात करें या हमारा ब्रह्मांड के रिसर्च की बात करें, चाहे पुरानी पद्धति हो या वर्तमान चीजें हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। जो पुरानी थी वो आज नए रूप में हमारे सामने एस्टेब्लिश हो रही है। जैसे अगर आप देखें कि जैसे पंडित जी ने, आचार्य जी ने बताया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो गणनाएं करके सटीक समय और ग्रहों की स्थिति के बारे में बताते थे जी। उन ग्रहों और मतलब ग्रहों का जो पृथ्वी पे प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। तो वो हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल धर्म के साथ ना जोड़ें, सूर्य ग्रहण का प्रभाव विज्ञान के साथ में जोड़े कि उस समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, तत्समय जीवन के ऊपर और पर्यावरण, जो प्रकृति हमारी है, जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो हमारे जीवों की लाइफस्टाइल है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उन सब चीजों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से सिद्ध होगा जब हम इस तरह के रिसर्च को एस्टैब्लिश करेंगे, है ना। साथ ही साथ ना केवल ये वनस्पतियों के ऊपर, ये जीवों के ऊपर और हमारे स्वयं के जीवन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर चंद्र ग्रहण की भी बात करें, जो हमारे बीच में ज्योतिषाचार्य जी भी हैं, वो आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का किस तरीके से साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, साथ साथ में हमारे लाइफस्टाइल में भी इंपॉर्टेंस है। इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो जब हम खगोलीय विद्या पे आगे जाते हैं, रिसर्च के तौर पे एस्टेब्लिश करते हैं, हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। अंतरिक्ष में हमारे कई सारे रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश हैं। हमारा मतलब नासा के साथ में कोलैबोरेशन रहा है, और वर्तमान में हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो जो है, उसने कई सारे रिसर्च सेंटर्स वहां पे एस्टेब्लिश किए हैं। वहां पर वो क्या कर रहे हैं, उन पदार्थों पे भी अध्ययन कर रहे हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर नहीं है। और
देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका कोरिलेशन हमारे जीवन के साथ में है। अगर बात करें कि चंद्रमा पे उतर रहे हैं हम, मार्स में अपना जीवन देख रहे हैं, ये सब चीजें क्यों हैं? ये सब चीजें इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं रिसर्च जो है वो हमारे इतिहास को भी जोड़ती है और हमारे आगे आने वाले भविष्य में जीवन में किस तरह के परिवर्तन होंगे उस चीज को भी जोड़ती है। इसलिए हम इन सभी विधाओं को एक साथ कनेक्ट करके रिसर्च करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश कर पाएंगे चीजों को। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि खगोलीय विद्या पुरानी है। खगोलीय विद्या वेदों के समय की है, लेकिन आज भी वो उतनी सार्थक है। और हम जब इसको सार्थकता के पैमाने पे नाप रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी मॉडर्न साइंस से ज्यादा एस्टेब्लिश तरीके से पूर्व के वैज्ञानिक या हम उन्हें बोले वेदाचार्यों ने एस्टेब्लिश कर रखा है। तो जिनको हम वापस से रिकंसाइल कर रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं और उससे हम अपने नए एविडेंस जनरेट कर रहे हैं जिनको कि हम पुख्ता कर पाए कि जीवन को किस तरीके से लेके जाना है, पृथ्वी पे जीवन को, साथ ही साथ अन्य ग्रहों पे जीवन को। बहुत ही सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि जब मैंने भी जंतर मंतर जयपुर विजिट किया था तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल समझ में नहीं आती हैं। आपको वहाँ पर समझाने के लिए भी कोई होना चाहिए जब आप चीज़ों को समझ सकें। यहाँ मैं उपकरणों की बात कर रही हूँ, जो इस ऑडिटोरियम में यंत्र लगाए जा रहे हैं या आधुनिक तौर पर हम देखें उन यंत्रों को और आज के जनरेशन के हम कई सारे डिवाइसेस देख रहे हैं, कितना कनेक्ट करते हैं। और अगर लोग इसको समझना चाहें या उपयोग में लाना चाहें या ऐसे देखना चाहें तो वो क्या समझ पाएंगे इन सब चीज़ों से? क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि मैं भी जब थी तो एकदम से देखकर आप नहीं समझ सकते कि चीज़ें क्या है। तो आप इसको हमें हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? और दूसरा कि इन चीज़ों को समझने के लिए क्या इस तरह की खगोलीय शास्त्र को समझने के लिए या खगोलीय घटनाओं को या डोंगला गांव को क्या कुछ वहां पर है, क्या कुछ बनने जा रहा है, इन सब चीज़ों को आपको लगता है कि पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में भी डिटेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? द्विवेदी जी बिल्कुल। जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें तो यह है कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको समाहित करते हुए मॉडर्न साइंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने ये सेंटर नए आयाम के तौर पे शुरू करने जा रहे हैं। और देखा साइंटिफिक उपकरणों की बात करें, सबसे मेन चीज क्या है? हम अपनी आंखों से तारों को गिनते हैं, लेकिन क्या हम हमारे जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो टेलीस्कोप के थ्रू ग्रहों को देखें। एडवांस टेलीस्कोप लगाए गए हैं वहां पर और बेहतर से बेहतर मतलब कैलकुलेशन के लिए जो हमारी एआई सिस्टम है वो सब चीजें वहां पे डेवलप होंगी कि हम बहुत आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं जो साइंस है और मॉडर्न साइंस है उसका यूज करके हम अपने जो मतलब वैदिक परंपराएं हैं या हमारे वैदिक सूत्र जो हैं, जो हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और हमारे जो बरा मिहिर के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, पंचसिद्धिका और बृहत संहिता जो है, इन सब चीजों में जो ये वर्णन दिया गया है कहीं ना कहीं हम उनको एस्टैब्लिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, कि हमारा जो उद्देश्य है वो केवल ग्रहों की गणना या काल गणना करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारी जो युवा जनरेशन है और उनको भी हम इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दें, साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत के विज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित कर सकें। यह हमारा उद्देश्य रहने वाला है, जो मुझे लगता है। जी पंडित जी, आपकी तरफ आते हुए कि पंचांग के अनुसार तिथि और योग तय होते थे, तो उनमें खगोलीय घटनाओं का कितना जिक्र होता था और कितनी महत्वता होती थी? और दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पंचांग केंद्र बनाने की जो बात कही जा रही है, उसका ज्योतिषी गणनाओं पर भी असर पड़ेगा या इसके सिमिलर समकक्षी हम देखेंगे जो पहले होता आया है? पंडित जी मैं आपको बताऊं कि खगोल शास्त्र जो था, खगोल शास्त्र प्राचीन काल में भी था। हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। आप देखिए कि हमारे यहाँ विमान शास्त्र पूरा पढ़ाया जाता था कि किस प्रकार से विमान बनाए जाते हैं जी। और इस बात को भी बतलाया जाता था कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। और बात जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, नासा की बात कर रहे थे, तो नासा का एक प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर है, बड़ा जोरदार सॉफ्टवेयर है। और आप देखिए उस प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से हमारे देश की एक बड़ी वैज्ञानिक है जिनका नाम है सूरजवाला, जो कि लोकसभा की जनरल सेक्रेटरी भी रही। आप सोचिए, उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत पुस्तक लिखी और वो पुस्तक का नाम था विज्ञान से जाने कब पैदा हुए थे। आपको मैं बताऊं कि वो सबसे बड़ी चीज रही। और आज भी देखिए कि उस बात की गणना की गई कि भगवान राम, हमारे यहाँ भी इस बात की गणना है खगोल शास्त्र के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, कि
कि प्रभु श्री राम कब पैदा हुए। उस समय ना तो देखने के लिए दूरबीन थी, लेकिन कुछ ना कुछ साइंस जरूर था जो आज के साइंस से भी कई गुना एडवांस था। और आप बात कर रहे हैं पंचांग को लेकर, तो पंचांग यदि राष्ट्रीय पंचांग को लेकर कुछ भी बेहतर बनाया जाता है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। उसके माध्यम से केवल और केवल इतना जरूर होगा कि सारे पंचांग एक जैसे हो जाएंगे। अभी थोड़ा आगे पीछे होती हैं, तिथियां आगे पीछे होती हैं। खास तौर से आप कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आप देखेंगे कि कई बार 2 बार और 3 बार हो जाती है। होलिका को लेकर बात होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग पंचांगों में भेद होता है। एक और छोटी सी बात आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का पंचांग आज भी हमारे पंचांग से 15 दिन पीछे चलता है। तो आप देखेंगे कई तिथि या त्योहार हैं जिनमें आज भी समरूपता और एकता नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग बनेगा, निसंदेह इसमें दो राह नहीं कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो हमारे ज्योतिषी हैं, जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, वो सीधे के सीधे खगोल शास्त्रियों से जुड़ेंगे और वो इस बात का निर्णय कर पाएंगे कहाँ पर क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं पंचांग के रूप में नासा की एक एफएमरीज आती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हमको लाइव स्टेटस दिखता है कि कब कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाता है। क्योंकि ये विज्ञान के कारण ही सक्षम हुआ है कि आप बता सकते हैं कि अमुक ग्रह इस नक्षत्र में है। बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ लिखा गया है कि कब कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा, जी, लेकिन दोनों की एक रूपता भारतीय ज्योतिष, भारतीय खगोल के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, 21 जून की जो तारीख बताई जा रही है, क्या इस खास खगोलीय घटना का आम जनमानस पर कोई असर पड़ेगा? इस दिन किए गए काम या फिर कुछ चीजें हम करें तो क्या उसका साधनाएं हों तो उसका कोई खास असर पड़ेगा? 21 जून का आप क्या बताना चाहेंगे 21 जून की तारीख को लेकर? नहीं, 21 जून की तारीख को लेकर आपको मैं बताऊं, ये तो हमारे यहाँ फिक्स है कि आप देखिए कि दिन और रात का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये अंतर उस अंतर के चलते हमारे यहाँ 21 जून को ही आप देखिए कि हमारे यहाँ योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने के पीछे का हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले भी इस बात को कहा। 21 जून तय इसलिए किया गया ताकि जो भी प्रातः काल में योग करे उसके ऊपर सूर्य की किरणें प्रॉपर तरीके से पड़ती रहें और वो उन किरणों के माध्यम से, उस दिन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ करें और बेहतर बनाएं। तो ये 21 जून का अपने आप में बड़ा महत्व है। बिल्कुल। द्विवेदी जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि उज्जैन और डोंगल जैसी जो जगहें हैं, यहाँ खगोल विज्ञान का हब बनाने के पीछे सरकार और वैज्ञानिकों की सोच क्या है? वाई उज्जैन? नहीं, उज्जैन तो आज हम जान रहे हैं, उज्जैन प्राचीन समय से ही खगोलीय दर्शन का केंद्र रहा है वहां पर। और जैसा कि हमने कर्क रेखा के बारे में बात करी, तो वरा मिहिर जी का सेंटर वहां पर स्टैब्लिश करने का उद्देश्य भी यही रहा है कि वहां से कर्क रेखा गुजरती है। और आदिकाल से ही गणना का केंद्र रहा है। जो उज्जैन का पंचांग है वो काफी फेमस रहा है। तो जैसा प्रयाग का बताया, इसी तरीके से उज्जैन में काल गणना का केंद्र पहले से ही वेधशाला रही है। और आर्यभट्ट के बाद वरा मिहिर, जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था, उस जमाने से ही वहां पर काल गणना का कार्य किया जाता रहा है। तो आज केवल उज्जैन को हम ना देखा जाए, हम उसको प्राचीन समय से ही देखें कि वो हमारे काल गणना का केंद्र रहा है। और इस तरह का रिसर्च सेंटर ऐसी जगह पे स्टैब्लिश करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे प्राचीन समय से ही वो चीज की जाती रही, उसको कहीं अन्यत्र स्थापित करना किसी कोई ऐसा महत्वपूर्ण वो नहीं रहेगा। जहां पर प्राचीन समय से ही होता रहा है, वहां पर ही अगर हम इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से अच्छे परिणाम हमें उसको मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छठी वेधशाला उज्जैन के डोंगला गांव में बनने जा रही है और यहाँ पर तरह तरह के यंत्र होंगे जिनसे, देखिए, पहले के जमाने में मोबाइल, कैलेंडर, घड़ी ये सब नहीं होता था, ग्रहों के बारे में नहीं पता चलता था। जंतर मंतर में मौजूद जो
मशीनें हैं, उपकरण हैं या फिर जो यंत्र हैं, उनकी वजह से ही इन सब चीज़ों की गणना होती थी, उनकी वजह से ही आप उनको देखते हुए, उनको समझते हुए ही पंचांग तैयार होते थे। तो ये खगोलीय शास्त्रियों के नज़रिए से भी उज्जैन में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत पहले से है, लेकिन अब इसे और भी डेवलप किया जा रहा है। आप जाइए, आप राजस्थान की तरफ रुक कीजिए, जयपुर में भी है, अलग अलग जगहों पर भी है, लेकिन वहां पर आप जाकर देखते हैं तो चीज़ों को समझ में आता है कि पुराने दौर में कैसे इन चीज़ों की गणना होती थी और आज के दौर में कैसे गणना होती है। तो ज्योतिष के साथ साथ विज्ञान का मिश्रण हम यहाँ पर देखेंगे और डोंगला गांव में एक छठी वेधशाला बनकर तैयार होगी, जिसमें शंकु यंत्र होगा, भित्ति यंत्र होगा, सम्राट यंत्र होगा, नाड़ी वाला यंत्र होगा, भास्कर यंत्र होगा। इन सभी का अपना अपना अलग अलग काम है जो बहुत ही रोचक होगा। और जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, जब आप इस पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप में अद्भुत होगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।